हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुराग कौशिक है और आज मैं आप सभी के सामने एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मुद्दे के साथ जुड़ चुका हूं, जो कि इस साल फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का बजट जो कि रिसेंटली अनाउंस किया गया था पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। तो देखते हैं इस बजट में क्या क्या था, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए क्या था, ओवरऑल बजट में क्या था। जो बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स है, जो इकोनॉमिक कंसेप्ट है, हम इसको लाइन बाय लाइन, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, और मैं इस बजट के साथ साथ इकोनॉमिक्स बहुत सारे ब्रॉड टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का इकोनॉमिक सर्वे था और जो रिसेंटली इंडिया यूरोपियन यूनियन का ट्रेड डील हुआ था या इंडिया यूएस का ट्रेड डील हुआ था, ये दोनों चीज़ें भी हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बैकग्राउंड इन तीन चार चीज़ों का एक साथ रिलेटेड है। इसलिए आज वीडियो काफ़ी लंबा है। अगर आपको कहीं पर भी अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ पर करना हो तो आप उस स्पेसिफिक चीज़ को समझ सकते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें कवर होंगी। इसलिए मैं मेरे सभी व्यूअर्स से एक अपील करना चाहूँगा कि एक पेशेंस के साथ, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक विजडम के साथ इस पूरे वीडियो को समझें और सुने, ताकि एक प्रॉपर मैसेज पहुँच सके और मिस इन्फॉर्मेशन से हट के आज के ज़माने में जो इंटरनेट पर जो सेंसेशनलिज्म हो रहा है या जो फेक न्यूज़ फैल रही है, उससे हट के एक प्रॉपर, एक वेल डिफाइंड और एक वेल स्ट्रक्चर्ड चीज़ों को समझें। तो बजट में हम सबसे पहले जब समझते हैं तो बजट में क्या क्या था, तो इस बजट में 3 तरह के कर्तव्य बताए गए थे। अब उस 3 तरह के कर्तव्य को हम समझते हैं। तो पहला इकोनॉमिक स्ट्रेंथ एक कर्तव्य बताया गया है, एक ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब जो सिटीजन्स की या जो जनता की जो नीड्स है उनको फुलफिल करना एक कर्तव्य है, और इंक्लूसिविटी यानी सबको एक साथ लेके सबका विकास, जो मतलब इस गवर्नमेंट का एक स्लोगन है कि सबका साथ सबका विकास। एक वो This is the first budget prepared in Kartavya Bhavan. We are inspired by 3 Kartavya. Our first Kartavya is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics. Our second Kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third Kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region, and sector has access to resources, amenities, and opportunities for meaningful participation. वो एक कर्तव्य था। ये 3 कर्तव्य को गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। अब देखते हैं इस बजट में क्या क्या अनाउंस किया गया था। तो हम एक एक सेक्टर बाय सेक्टर जाते हैं। तो बायोफार्मा सेक्टर जब हम देखें तो बायोफार्मा सेक्टर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड एजुकेशनल रिसर्च, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बायोफार्मेसी के रिसर्च के लिए, जो बायोफार्मा के मेडिसिन होते हैं या जो जनरली जो ऑर्गेनिक तरीके से जो प्रिपेयर की जाती है मेडिसिन, वो बायोफार्मा मेडिसिन के अंदर क्लासीफाई की जाती हैं। तो उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 3 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड एजुकेशनल रिसर्च के 3 इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किए जाएंगे। ये चीज़ गवर्नमेंट ने अपने बजट में कहा था बायोफार्मा सेक्टर को इम्प्रूव करने। केंद्रीय बजट 2026-27 में स्वास्थ्य को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में रखा गया है। स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त बनाने पर जोर देते हुए सरकार ने 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना की घोषणा की है, जिससे पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों तक लोगों की पहुंच और व्यापक होगी। स्वास्थ्य कार्यबल को मजबूत करने के लिए अगले 5 वर्षों में 1 लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही 1.5 लाख केयर गिवर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि स्वास्थ्य सेवा के हर स्तर पर कुशल सहयोग सुनिश्चित हो सके। क्षेत्रीय स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु राज्यों को 5 रीजनल मेडिकल हब स्थापित करने में सहायता देने की योजना शुरू की जाएगी। निमहांस 2 की स्थापना की जाएगी और जिला अस्पतालों में आपातकालीन एवं ट्रॉमा केयर सेंटरों के माध्यम से क्षमता में 50% की वृद्धि की जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ नवाचार पर भी ध्यान देते हुए बजट में बायोफार्मा शक्ति, ज्ञान, प्रौद्योगिकी
और नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य उन्नति की रणनीति की शुरुआत की गई है। 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इस पहल का उद्देश्य भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इसके तहत जैविक दवाओं और बायोसिमिलर्स का घरेलू उत्पादन बढ़ाया जाएगा। 3 नए राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जाएंगे। 7 मौजूदा संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा और 1000 से अधिक मान्यता प्राप्त क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का राष्ट्रीय नेटवर्क तैयार किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 मजबूत स्वास्थ्य प्रणालियों और बायोफार्मा में वैश्विक नेतृत्व के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता है। क्षमता, देखभाल और नवाचार को एक साथ जोड़ते हुए सभी के लिए एक स्वास्थ्य और अधिक सशक्त भविष्य सुनिश्चित करता है। के लिए फिर उसके बाद हम देखें तो फिस्कल स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो इस साल हमारी सरकार का टारगेट है कि फिस्कल स्टेबिलिटी को 4.3 फिस्कल डेफिसिट को 4.3% रखें। अब फिस्कल डेफिसिट बहुत लोगों को परेशानी होगी समझने में। तो फिस्कल डेफिसिट होता है जो सरकारी बजट से, जो सरकारी फंड से जो ओवरऑल खर्चा होता है देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, देश के संसाधन डेवलप करने के लिए या रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए गरीब जनता को, तो ओवरऑल उसे फिस्कल डेफिसिट में क्लासीफाई किया जाता है। तो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट fiscal consolidation. Government has been delivering on our fiscal commitments consistently without compromising on social needs. To strive towards accepted standards of fiscal management in budget 25-26, I had indicated that the central government would target reaching a debt to GDP ratio of 50 plus or minus 1% by 2030-31. In line with this, the debt to GDP ratio is estimated to be 55.6% of GDP in BE 26-27 compared to 56.1% of GDP in RE 25-26. Declining debt to GDP ratio will gradually free up resources for priority sector lending and expenditure by reducing the outgo on interest payments. One of the main operational instruments for debt targeting is the fiscal deficit. I am happy to inform this august House that I fulfilled my commitment made in 2021-2022 to reduce fiscal deficit below 4.5% of GDP by 25-26. In RE 25-26, the fiscal deficit has been estimated at par with BE of 2025-26 at 4.4% of GDP. In line with the new fiscal prudence path of debt consolidation, the fiscal deficit in BE 26-27 is estimated to be 4.3% of the GDP. The revised estimates of the non-debt receipts are 34 lakh crore rupees, of which the centre's net tax receipts are 26.7 lakh crore. The revised estimate of the total expenditure is 49.6 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 11 lakh crores. तो तो पहले फिस्कल डेफिसिट समझने के पहले हमें एनके सिंह कमेटी 2016 में एनके सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस आई थी, उन्हें हमें समझना होगा। तो क्या कहा था इस कमेटी ने? इस कमेटी ने कहा था कि 2023 तक अगर हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए और इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो हमारी फिस्कल स्टेबिलिटी रहनी चाहिए 2.5% पर, और जो डेट टू जीडीपी रेशियो होता है वो सेंट्रल लेवल पर 40% होना चाहिए और स्टेट लेवल पर 20%। लेकिन आइए आज हम प्रेजेंट स्टैट्स को देखें। आज के डेट में जब हम स्टैट्स देखेंगे तब हमें समझ में आता है कि जो फिस्कल डेफिसिट प्रेजेंट में है वो 4.4% है और जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो सेंट्रल लेवल पर 55% है और बहुत सारे स्टेट्स में 40% के ऊपर है। तो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, ये बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट किया है ये गवर्नमेंट के द्वारा। The FRBM Act has been under implementation for more than a decade. Both central and state governments have made significant gains from the implementation of this act.
There is now a school of thought which believes that instead of a fixed number as a fiscal target, it may be better to have a fiscal target range as the target, which would give necessary policy space to the government to deal with dynamic situation. There is also a suggestion that fiscal expansion or contraction should be aligned with credit contraction or expansion respectively in the economy. While remaining committed to fiscal prudence and consolidation, a time has come to review the working of the FRBM Act, especially in the context of uncertainty and volatility, which have become the new norm of the global economy. I therefore propose to set up and constitute a committee to review the implementation of the FRBM and give its recommendation on the way forward. ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। 75 लाख महिलाओं के खाते में आएंगे 10-10 हजार रुपए। बिहार चुनाव के मद्देनजर महिला रोजगार योजना को माना जा रहा है गेम चेंजर। और जब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर करती है तो एक्सपेंडिचर दो तरीके का होता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है कि गवर्नमेंट ऐसे चीज़ों पर इन्वेस्ट करती है जो देश के लिए एसेट की तरह क्रिएट किए जाते हैं, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में खर्च करे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्चा करे, चाहे वो प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करे। तो ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो कुछ ना कुछ प्रॉफिट या कुछ रिटर्न दिला के देगा। इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अगर आप समझेंगे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंटली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो चीज़ होती है जिसमें सरकार डेली यूज़ की चीज़ों पर या जो कंजम्पशन की चीज़ें हैं उस पर खर्च करती है, जिससे सरकार को रेवेन्यू मिलता है, सरकार को फ़ायदा होता है। जिस सरकार को रेवेन्यू में जिससे सरकारी ट्रेजरी में, सरकारी फंड्स में एक मॉनेटरी बेनिफिट होता है। तो ये हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। Honorable Member Jawahar Sarkar probably confused capital expenditure with expenditure on capitalists. So I'm sorry, capital expenditure is spent on creating assets which can be used by all citizens equally, and they are common infrastructure which improves the ease of living for everybody and gives access to farmers, access to small manufacturers to reach the nearest port of call or railway station or market yard in a better way. तो बहुत सारे अगर आप एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट की माने, और बहुत सारे एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि अगर देश की सही में इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंपॉर्टेंट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी इंपॉर्टेंट है लेकिन रेवेन्यू से ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर इंपॉर्टेंट है। तो अब हम डेटा से समझते हैं तो अगर हम ये कैपिटल एक्सपेंडिचर को समझें तो ये साल बाय साल अगर हम समझते हैं तो 2023-24 में कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे देश का 28% था, फिर उसके बाद 24-25 में ये 4% पे रह गया, फिर उसके बाद ये 10% पे आ गया और इस साल का टारगेट है 11%। तो लगभग 10 से 11% हमारी देश की सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस कर रही है। हमारी सरकार का फोकस है कि 10 से 11% शुड बी यूज्ड ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन इसको भी अगर आप एक इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से समझें तो 10 से 11% का कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है या बहुत ज़्यादा ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें तो 6 से 7% इन्फ्लेशन भी रह जाता है हर साल। तो इन्फ्लेशन अपने आप ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। ये बहुत सारे इकोनॉमिक रिसर्च के तहत हमें पता चलता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो अभी तक गवर्नमेंट ने वो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं किया है जिससे हम एक डेवलपमेंट के प्रोसेस पर या जो हमने एक गोल बनाया है कि 2047 में विकसित भारत बनाना है, तो उस गोल को अगर हमें अचीव करना है तो 10-11% कैपिटल एक्सपेंडिचर से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इन्फ्लेशन अपने आप उस इफेक्ट को नेग्लिजिबल बना रहा है। फिर अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखें तो पिछले 10 सालों में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 11% कटौती की गई है, जो कि एक अच्छी और पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का शेयर कम होते जाना चाहिए, जो कि 11% की कमी देखने मिली है। तो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक पॉजिटिविटी हमें देखने मिली है और फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि इतना डेट टू जीडीपी रेशियो क्यों बढ़ रहा है। अगर हम इसको इकोनॉमिकली समझें तो इसका
प्योर कारण है, इसका बेसिक कारण है फ्री बीज। हमारे देश में हम देखते कहीं भी स्टेट इलेक्शन हो, चाहे हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, तो ये वोट मांगने के चक्कर में या बहुत ज़्यादा वोट कलेक्ट करने के चक्कर में बहुत सारे फ्रीबीज अनाउंस किए जाते हैं, जिसमें सरकार को हज़ारों करोड़ों का खर्चा करना पड़ता है। ये चीज़ ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी करती है या कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए किया जाता है। ये चीज़ लगभग इंडिया में हर स्टेट में हो रहा है आज के डेट में। तो हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा ये फिस्कल इम्बैलेंस है हमारे देश में, फिस्कल ग्रोथ को अंडरमाइन किया जा रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं फिस्कल इम्बैलेंस है, मॉनेटरी कंसोलिडेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम समझे इकोनॉमिक सर्वे को समझे, तो इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है। रिसेंटली अगर हम देखें तो हमारी रुपये की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है रिसेंटली। तो इकोनॉमिक सर्वे ने इस पर कहा है कि इसका ये कारण है कि या तो कि एक तो जो जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट किए जा रहे हैं यूएसए के द्वारा, ये जो बहुत सारे देशों में यूएसए का इम्पैक्ट देखने को मिला जा रहा है। फिर उसके बाद जो हमारी एक्सपोर्ट सेक्टर है, जब हमारा रुपये कमज़ोर होता है तो एक्सपोर्ट इंप्रूव करने का बहुत पॉजिटिव चांस होता है, लेकिन हम उस लेवल पे एक्सपोर्ट इंप्रूव नहीं कर पाए, जो कि हमें स्टैट्स और फिगर से भी पता चलता है। तो जब उस लेवल का एक्सपोर्ट हम डेवलप नहीं कर पाए तो ऑब्वियसली हमारी करेंसी धीरे धीरे कमज़ोर ही होती जा रही है, जिसका हमें नुकसान झेलना पड़ रहा है। फिर इकोनॉमिक सर्वे ने ये भी कहा है कि हमें इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ रेडी होना चाहिए, क्योंकि दुनिया मर्केंटलिज्म की तरफ शिफ्ट हो रही है। अभी ग्लोबलाइजेशन से हम वापस एक मर्केंटलिज्म की तरफ जा रहे हैं, जो कि 80s, 60s, 70s में देखा गया था कि जिसके पास जो पावर है, जिसके पास जो माइट है, वो अपने हिसाब से इकोनॉमिक सिस्टम से डील करता है, अपने हिसाब से पूरी इकोनॉमी चलाता है, अपने हिसाब से ट्रेड का सिस्टम चलाता है। तो इस हिसाब से हम इकोनॉमिक सर्वे और बजट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को समझे। फिर रिसेंटली ये लगाया गया है, रिसेंटली अगर हम टैक्स के बारे में समझे तो टैक्स बॉयंसी होता है। तो टैक्स बॉयंसी क्या होता है? टैक्सेशन दो प्रकार का होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन और एक डायरेक्ट टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्सेशन होता है जो आपका इनकम टैक्स, जो आपके इनकम से कटता है, या जो आपका कॉर्पोरेट टैक्सेस होते हैं उनका जो टैक्सेस होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो आप डेली यूज़ के सामान खरीदते हो, जो आप ये क्लोथिंग, एसेंशियल फूड आइटम्स या फिर एसेंशियल मटेरियल्स आप जो खरीदते हो, उस पर जो टैक्स लगता है इनडायरेक्ट टैक्स है। लेकिन जब हम टैक्स बॉयंसी देखें तो इनडायरेक्ट टैक्स की टैक्स बॉयंसी सिर्फ 0.3 है। तो इससे कहीं ना कहीं समझ में आता है कि हमारी सरकार जो सालों से बात करे कि वन नेशन वन टैक्स का सिस्टम लाएंगे, ये जीएसटी के तहत ये टैक्सेशन सिस्टम यूनिफाई हो जाएगा, टैक्सेशन सिस्टम में रिफॉर्म आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये अपने आप सरकार के दावों को झूठा बताता है। क्योंकि अगर जीएसटी अगर इतना इफेक्टिव सिस्टम होता तो हमारी टैक्स बॉयंसी इतनी खराब नहीं होती, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू इतना कम नहीं आता। कहीं ना कहीं हमारे जो जीएसटी के मेथड, कलेक्शन ऑफ मेथड है, जीएसटी लेने का जो तरीका है, उसमें कहीं ना कहीं फ्लॉ है, या कहीं ना कहीं जीएसटी के मेथड में कहीं ना कहीं फ्लॉ या लूपहोल या लीकेज है, जिसके से हमारा टैक्स बॉयंसी इतना कम रह जा रहा है। लेकिन एक ये भी चीज़ है कि इनकम टैक्स में पॉजिटिविटी देखने मिला है, जो डायरेक्ट टैक्स सिस्टम है उसमें पॉजिटिविटी देखने को मिला है, जिसकी टैक्स बॉयंसी अराउंड 1.1 थी। और अभी टारगेट कहा गया कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जो हमारी डेली यूज़ के जीएसटी है, उस पर 1.0 का टैक्स बॉयंसी होना चाहिए, जो कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने प्रिडिक्ट किया और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है। तो इसलिए अगर हम समझे, इसलिए हमें समझना होगा कि हमारी सरकार जो बार बार कहती आ रही है कि जीएसटी बहुत इफेक्टिव सिस्टम है, जीएसटी से बहुत ये रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा है, तो खुद के सरकार के बजट और खुद के सरकार की रिपोर्ट ये बता रहे हैं कि टैक्स बॉयंसी में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं है, कोई ऐसी खास इंप्रूवमेंट देखने नहीं मिली है। फिर इसके बाद हम समझते हैं रिसेंटली जो टोबैको मटेरियल्स है, जितने भी जो कैंसरस मटेरियल है, जो जर्दा टोबैको है, जो हार्मफुल केमिकल के टोबैको होते हैं, उस पर 18% से 62% जीएसटी कर दिया गया है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव स्टेप देखने मिला है सरकार की तरफ से, कि जो हार्मफुल चीज़ें या जो हेल्थ के लिए नेगेटिव चीज़ें, उन पर ये टैक्स के रेट बढ़ाए गए हैं। और इससे कहीं ना कहीं एक समाज में जो हेल्दी इंडिया या फिट इंडिया का कंसेप्ट है, कहीं ना कहीं एक अच्छी तरह से हमें देखने मिल सकता है। तो एक कहीं ना कहीं ये चीज़ पॉजिटिव, ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चीज़ थी। फिर उसके बाद हम समझते हैं, फिर उसके बाद हम समझते हैं कि इंडिया के जो 4 मेजर जगह हैं
वहाँ पर ट्रेड रूट बनाने की, वहाँ पर ये इंडिजिनस ट्रेड रूट बनाने की बात कही गई है, जैसे केरला, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, ये चारों जगह जहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत अच्छे से मिलते हैं, जहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स की क्वांटिटी अच्छी खासी है, तो इन सब जगह पर कहा गया है कि इन सब जगह पर रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाना चाहिए। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, ये 4 जगह क्या है? केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, ये 4 जगह हैं जहाँ पर ये रेयर अर्थ मिनरल्स की क्वांटिटी अच्छी खासी है, और इसलिए इन जगह को रेयर अर्थ कॉरिडोर के तहत इन जगह को डेवलप किया जाएगा ताकि ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स का प्रोडक्शन अच्छा खासा होते रहे। तो ये एक स्टेप था। फिर उसके बाद हम इकोनॉमिक सर्वे की तरफ आए। तो अगर हम समझें तो एक्सपोर्ट मार्केट में इंडिया के एक्सपोर्ट्स का ओवरऑल अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी मिली है, लेकिन उतना सिग्निफिकेंट नहीं है कि हम एक अच्छे इकोनॉमिक ग्रोथ पर पहुंच सके। ये चीज़ हमें देखने मिलता है। फिर उसके बाद हम समझें कि हम कुछ यूनिक नहीं प्रोड्यूस करें, हमारी सरकार कुछ ऐसा यूनिक, हमारे देश में कुछ ऐसा यूनिक इनोवेशन नहीं हो रहा है, कुछ इनोवेटिव चीज़ हम प्रोड्यूस नहीं करें जिसके से हम एक्सपोर्ट मार्केट पे डोमिनेंस दिखा सकें। जो हमारे देश में आईफोन वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो हमें समझना होगा कि उसके मटेरियल वगैरह हमारे देश में उसका प्रोडक्शन भले इंडिया में होता हो, उसकी टेक्नोलॉजी भले इंडिया में यूज़ होती हो, उससे सिर्फ हम यूज़ करके बना रहे हैं, लेकिन आईफोन के जितने मटेरियल है वो भी चाइना या ताइवान से आते हैं। और जो आईफोन खुद जो एप्पल कंपनी है वो खुद यूएसए की है, और उसके जो इंचार्ज रहती है यूएसए की कंपनीज रहती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हमारे देश में सिर्फ प्रोडक्शन हो रहा है, हमारे देश में इनोवेशन नहीं हो रहा है, और इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं एक जनरलाइज्ड वे में अगर हम समझें, एक ओवरऑल नुआंस अगर हम समझें, तो एक्सपोर्ट मार्केट में अभी हमारा उतना डोमिनेंस नहीं है जो चाइना या ताइवान जैसे देशों का है, जहाँ पर यूनिक प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पर ये टेक्नोलॉजी पर डोमिनेंस रखा जा रहा है। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हमारे देश में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम एक्सपोर्ट मार्केट पर राज कर सकें। फिर उसके बाद हम आते हैं इंडिया यूएस ट्रेड डील पर। तो इंडिया यूएस ट्रेड डील को अगर हम समझें तो रिसेंटली अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये पोस्ट किया था। India US released joint statement on trade deal. Viewers, Trump has removed 25% Russian oil tariff on India. India and the US released a joint statement revealing details of an interim framework between the two countries. The statement reveals key terms of the interim agreement between the United States and India. India will eliminate or reduce tariffs on all US industrial goods. We're given to understand the United States will apply a reciprocal tariff rate of 18%. The United States will also remove tariffs on certain aircraft and aircraft parts of India imposed to eliminate threats to national security. The United States and India will address non-tariff barriers that affect bilateral trade. बहुत ही सार्थक चर्चा चल रही है भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच, जो हमारे दोनों नेताओं ने निर्णय लिया है। हमारा पहला ट्रांच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का लगभग तैयार हो गया है। हमारी उम्मीद है कि अगले 4-5 दिन में हम एक जॉइंट स्टेटमेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत के बीच में फाइनलाइज करके साइन कर देंगे, और उस जॉइंट स्टेटमेंट के आधार पर शुरुआत हो जाएगी हमारे दोनों के बीच में इस समझौते की पहली कड़ी। साथ ही साथ एक फॉर्मल एग्रीमेंट ड्राफ्ट हो रहा है जिसको शायद महीना भर 1.5 महीना लग सकता है, और उस फॉर्मल एग्रीमेंट को मिड मार्च तक साइन करने का अंदाजा है। लेकिन 18% जो यूएस टैरिफ्स घटने हैं वो जॉइंट स्टेटमेंट अनाउंस होने के बाद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कर देगा। कि इंडिया यूएस की ट्रेड डील फाइनलाइज हो गई है, जिसमें अमेरिका अग्री कर गया है कि 50% से रेसिप्रोकल टैरिफ को 18% कर देगा। और लेकिन अमेरिका ने ये भी कहा कि जस्ट बिकॉज इंडिया ने इस साल रशिया से कम तेल खरीदा, इसलिए यूएसए इस ट्रेड डील से सेटिस्फाई हो चुका है। तो इस पर हमारे भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने जवाब दिया कि ट्रेड डील फाइनलाइज हो गई है और 4-5 दिन में इसका एक साइन डॉक्यूमेंट पब्लिकली अवेलेबल किया जाएगा।
लेकिन एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर इसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, और एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में कोई ऐसा कोई 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 इम्पोर्ट एंटरटेन नहीं किया जाएगा अमेरिका का। और मतलब अभी तक लेकिन इस चीज़ पर गवर्नमेंट ने अपनी क्लियर सफाई नहीं दी है कि क्या जो अमेरिका के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि कि हमने रशिया से कम तेल खरीदा इसलिए डील फाइनलाइज हुई है, क्या ये चीज़ को गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही है? तो ये चीज़ पर गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं कहा है, क्योंकि अगर हम ओवरऑल देखें तो ट्रेड डील से फ़ायदा तो हुआ है कि एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का रास्ता खुला है। इंडिया के जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर थे, लेबर इंटेंसिव सेक्टर जैसे फुटवेयर सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, ये सब सेक्टर थे जिसमें लेबर इंटेंसिव मार्केट था। 50% टैरिफ की वजह से इन सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ रहा था, इन सेक्टर्स के इनकम को बहुत ज़्यादा हार्म हुआ था, क्योंकि इंडिया का 1/4 एक्सपोर्ट मार्केट यूएसए में ही है। तो जब 1/4 एक्सपोर्ट मार्केट अगर आपका किसी देश में होता है तो टैरिफ के बाद कहीं ना कहीं नुकसान होता है। लेकिन जब आप टैरिफ हटा दिया गया तो कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर को। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो बहुत लंबे समय से एक सवाल किया जा रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया की सॉवरेनिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि फिर से उन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन किया है कि अमेरिका की गवर्नमेंट इसलिए हैप्पी है कि इंडिया ने रशिया से कम तेल परचेज किया, और इस पर इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन दिया, इस पर इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला है। तो इंडियन गवर्नमेंट को अपना एक फर्म स्टांस लेना चाहिए, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर का टाइम था या कभी भी इंडिया पर टफ टाइम्स आए या इंडिया पर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स आए तो रशिया हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल एलाय रहा है, हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल पार्टनरशिप रही है रशिया के साथ। तो अगर इस स्टेटमेंट पर अगर हमारी ट्रेड डील फाइनलाइज हो रही है, रशिया को साइड लाइन करके अगर ट्रेड डील फाइनलाइज हो रही है, तो कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी गलत है, और कहीं ना कहीं ओवरऑल इंडिया की जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स के लिए, इंडिया की डिप्लोमेसी के लिए भी कहीं ना कहीं ये नेगेटिव चीज़ है। हम जियोपॉलिटिकल लेवल पे देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बार इंडिया की सॉवरेनिटी को क्वेश्चन किया। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर ये ट्रेड डील तक हम लगातार बार ये सॉवरेनिटी का क्वेश्चन किया गया, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक कोई क्लियर जवाब नहीं दिया कि सॉवरेनिटी का क्वेश्चन ना करें, हमारी डेमोक्रेसी पर क्वेश्चन ना करें, हम वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ऐसा अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ ये भी कि एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर अभी भी प्रोटेक्टेड है। फिर उसके बाद इंडिया यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील फाइनलाइज हुई है जो पिछले Ola, congratulations on the launch of the S-Class. Just wanted to know your thoughts on prospects for India and, of course, in light of the new EU-India FTA. So the S-Class is the flagship car of our portfolio, and customers around the world that want to have technologically the best of the best, intelligence meets elegance, they want the S-Class. And I'm very, very positive about the free trade agreement between the EU and India. If you look at that, two strong economic regions, countries coming together, creating a market that essentially is 2 billion people. I mean, it's a quarter of the world's population. I think it's going to spark growth. We, Mercedes-Benz, are going to continue to invest in India. We have our biggest R&D center outside of Germany in Bangalore, great production facility in Pune, and of course, dealer partners around the country. So we're there to grow. 20 साल से लगातार डिस्कशन चल रहे थे जिसके ऊपर, तो इस ट्रेड डील में ये कहा गया है कि ऑलमोस्ट 99% जो यूरोपियन यूनियन की गुड्स हैं उन्हें डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा भारत की मार्केट में, और जो इंडिया के 99% गुड्स हैं उन्हें भी फ्री एक्सेस मिलेगा यूरोपियन यूनियन के मार्केट्स में। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि यूरोपियन यूनियन का एक रेगुलेशन है कार्बन बाउंड्री एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। कार्बन बाउंड्री एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या होता है कि अगर आप किसी भी मटेरियल में या किसी भी चीज़ में, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, करो, अगर उसके प्रोडक्शन में कार्बन इमिशन अगर 6 या 8% से ज़्यादा हो रहा है, अगर उसमें 6 से 8% इंडस्ट्रियल लेवल पे ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस चीज़ को वहाँ के
यूरोपियन यूनियन के मार्केट में ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा, ज़्यादा टैरिफ लगाया जाएगा या एंटरटेन नहीं किया जाएगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत सेंसिटिव हो चुका है पिछले कुछ सालों में। और जब हम देखें तो हमारा जो स्टील सेक्टर है वहाँ पर अगर कार्बन प्रोडक्शन देखें तो 10 से 12% हो जा रहा है। जो हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, जो हमारा ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पर भी ये 10 से 12% कार्बन प्रोडक्शन हो रहा है। ये जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल मटेरियल्स हैं उस पर हमें कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ कि कार्बन बाउंड्री एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को ध्यान देते हुए, इस चीज़ को ध्यान देते हुए क्या हम उनके साथ एक फ्री एंड फेयर ट्रेड कर पाएंगे? क्या ये हमारे लिए पॉसिबल होगा? ये चीज़ हमारे लिए बड़ा ही चैलेंज होगा कि कार्बन बाउंड्री एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को ध्यान देते हुए एक ट्रेड डील को फाइनलाइज करना। तो लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो इस ट्रेड डील से भारत को फ़ायदा ही हुआ है, क्योंकि इसके पहले जितने भी हमने बायलैटरल अग्रीमेंट्स किए थे वो छोटे छोटे देशों के साथ थी, और वो 7 या 8 देशों को मिला के हमारा जो ट्रेड वॉल्यूम था वो 16% था। लेकिन सिर्फ अकेले यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील करने में हमारा जो इकोनॉमिक वॉल्यूम है, जो हमारा ट्रेड करने का वॉल्यूम है अराउंड 12% रहेगा। तो कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ समझ में आती है कि यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील करने में हमारा फ़ायदा है, यूएसए के साथ ट्रेड डील करने में फ़ायदा है। और जियोपॉलिटिकल लेवल पे इतने बड़े जो पार्टनर्स हैं उन्हें हम नाराज़ करके नहीं चल सकते। कहीं ना कहीं हमें उनके टर्म्स के सामने भी झुकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें नेगोशिएशंस करने पड़ेंगे। लेकिन एक सवाल वही आता है कि यूएसए जो इतने सालों से सॉवरेनिटी पर क्वेश्चन डाल रहा है, उस पर भारत सरकार कब जवाब देगी? उस पर भारत सरकार कब स्ट्रिक्ट होगी? कब अपने लिए स्टैंड लेना सीखेगी भारत सरकार? सीखना तो बहुत छोटा वर्ड होगा, लेकिन कब अपने लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार होगी, बोल्ड होगी? तो ओवरऑल ये समरी था बजट का, इकोनॉमिक सर्वे का। बजट इकोनॉमिक सर्वे यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील और यूएसए के साथ ट्रेड डील। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कुछ मीनिंगफुल लगा होगा, अगर आपको कुछ सीखने मिला होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।